गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। हमने हमारी जो ये कक्षा है, इससे पहले जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने देखा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संगठन के संबंध में हमने एक जनरल चर्चा की थी। संगठन की तो हमने चर्चा नहीं की थी, लेकिन हमने यूजीसी का जो बैकग्राउंड है, यूजीसी का कैसे ये बना, किस तरह से अस्तित्व में आया आदि के संबंध में हमने चर्चा की थी। कौन से देश से हमने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है, आदि आदि। कुछ एक विद्यार्थियों की क्वेरीज थी जो संभवतः मुझे लगता है कि आज की जो हम चर्चा करेंगे उससे वो सारी क्वेरीज कवर हो जाएगी। एक तो ये क्वेरी थी कि एक विद्यार्थी का फ़ोन आया था, उसने पूछा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो मैं यहाँ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यूजीसी एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्थाएं वह संस्थाएं होती है जिन्हें संसद या किसी विधायिका के द्वारा विधान के माध्यम से पारित करके बनाया गया हो। और संवैधानिक संस्थाएं वह संस्थाएं होती है जिनका उल्लेख संविधान में कर दिया गया हो। जैसे वित्त आयोग है तो वो एक संवैधानिक संस्था है, यूपीएससी है, आपकी आरपीएससी है, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, ये पद सब संवैधानिक है, अर्थात इनका संविधान में उल्लेख मिल जाता है। दूसरी तरफ वैधानिक संस्थाएं वह संस्थाएं हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन बाद में विधायिका के द्वारा विधान पारित करके इनका निर्माण कर दिया गया है। तो विश्वविद्यालय यूजीसी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना भारत सरकार के यूजीसी एक्ट 1956 के तहत की गई है। इस अधिनियम द्वारा आयोग को एक वैधानिक संस्था का स्वरूप प्रदान किया गया है। 1956 के इस अधिनियम में 1972 में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। ये संशोधन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक अधिकार संपन्न निकाय बनाने के उद्देश्य से प्रेरित थे, क्योंकि बहुत से राज्यों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श के बिना विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी शुरू कर दी। इन संशोधनों के पश्चात अब यूजीसी के दिशा निर्देशों की अवहेलना करने वाले राज्यों के अनुदान पर रोक लगाई जा सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1953 में एक अंतरिम विश्वविद्यालय आयोग स्थापित किया था, जिसे बाद में 1956 में वैधानिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया। 1972 में उसके अधिनियम में कुछ संशोधन भी किए गए। इस तरह आयोग की संरचना को इन तीनों ही चरणों के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए, 1953, 1956 और 1972। 53 में स्थापित यूजीसी आयोग के ढांचे में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 5 सदस्यों का प्रोविज़न किया गया था। फिर बाद में 56 में आयोग में एक अध्यक्ष और 8 सदस्यों का प्रोविज़न रखा गया। 8 सदस्यों में से 3 सदस्य कुलपतियों में से और 2 सदस्य सरकार के अधिकारियों में से तथा 3 सदस्य ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों में से नियुक्त किए जाने का प्रोविज़न किया गया। 72 में भी सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किए संगठन में। तो 72 में सरकार ने इसमें ये संशोधन किए कि अध्यक्ष एक होगा, वो एक उपाध्यक्ष होगा और 10 इसके सदस्य होंगे। तथा एक इसका सचिव होता है जो इसका दैनिक रूटीन के कार्यों को संपादन करता है। अध्यक्ष का जो कार्यकाल वो 5 वर्ष तथा उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निश्चित किया गया है। अधिनियम ये भी प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में 2 कार्यकाल से अधिक अपना पद धारण नहीं कर पाएगा, अर्थात 2 ही कार्यकाल तक वह रहेगा। सभी नियुक्तियां अधिनियम केंद्र के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है। केंद्र सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए अधिनियम में सम्मिलित इस प्रोविजन का अनुसरण करती है कि जो व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार का पदाधिकारी नहीं होना चाहिए। अधिनियम में उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए इस तरह की कोई मर्यादा नहीं लगाई गई है। 1972 में इस अधिनियम में 1956 के अधिनियम की तुलना में कुलपतियों के स्थान पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्तियों को महत्व दिया गया है। 1956 के एक्ट में जहां विश्वविद्यालयों के 3 कुलपतियों के स्थान पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, वहीं 1972 के
संशोधित अधिनियम में विश्वविद्यालय के कम से कम 4 शिक्षकों को आयोग में स्थान देने का उपबंध किया गया है। इस अधिनियम में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए इस एक्ट की धारा 5 की उपधारा 3 में उपबंध किया गया है, जिसमें लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से सदस्य नियुक्त किए जाने की चर्चा की गई है। सरकारी अधिकारियों तथा विश्वविद्यालय शिक्षकों के अतिरिक्त सदस्यों के चयन में केंद्र सरकार को पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई है। धारा 5 उपधारा 5 है, जिसमें कृषि, वाणिज्य, वन, उद्योग, इंजीनियरिंग, कानून, आयुर्विज्ञान विशेषज्ञों में से भी सदस्य लेने की बात की गई है। उसमें ये मर्यादा भी निर्धारित की गई कि इस तरह के विशेषज्ञ विश्वविद्यालय के शिक्षक नहीं होंगे, किंतु 3 से जिसमें लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से नियुक्त की बात की गई है, उसमें ये मर्यादा निश्चित की गई है। तो कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें आपके बहुत अधिक काम की नहीं है, आपको तो मुख्य बातों का इसमें ध्यान रखना है। मुख्य बात ये है कि 1972 का जो ये परिवर्तन है वो इस चिंतन पर आधारित है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अनुभवों का अधिकतम उपयोग किया जाए, अर्थात अधिकतम उनका उपयोग किया जाना चाहिए। पूर्णकालिक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा सभी अन्य सदस्य केवल आयोग की बैठकों में सम्मिलित होकर सामूहिक रूप से विचार के लिए प्रस्तुत विषयों पर निर्णय लेते हैं। इस प्रकार सदस्यों की स्थिति उसी तरह की पूर्णकालिक नहीं मानी जा सकती जैसे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की है। आयोग की संरचना में सदस्यों को यह अल्पकालिक सहभागिता विचार का विषय बनी है। यहाँ इस बात पर विचार किया जाना प्रासंगिक है कि क्या आयोग का संपूर्ण कामकाज केवल पूर्णकालिक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वांछित कुशलता के साथ में संपादित कर सकते हैं। इस संबंध में संसद की लोकलेखा समिति ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। समिति की राय में आयोग के केवल एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष देश में शैक्षणिक अभिवृद्धि और शिक्षा के मानक निर्धारण का कार्य पूर्ण कुशलता से कैसे कर सकते हैं। अतः इन परिस्थितियों में समिति ने यह अभिशंसा की है कि आयोग को उसके शैक्षणिक दायित्वों के कुशल निर्वाह के लिए अधिक सुसंगत और सक्षम संस्था बनाने की दृष्टि से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्यों को भी पूर्णकालिक दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है। यहाँ एक सुझाव हो सकता है कि यदि योजना आयोग अपने पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्यों में नीतिगत निर्णयों के लिए सदस्यों के मध्य कार्य विभाजन करते हुए आयोग के काम को सक्षम तरीके से चला रहा था, तो ऐसा ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भी किया जा सकता है। यद्यपि योजना आयोग अब समाप्त कर दिया गया है, उसकी जगह नीति आयोग आ गया, लेकिन नीति आयोग की भी संरचना लगभग वैसे की वैसे ही बना करके रखी गई है।